हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके अपकमिंग ग्रुप एक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है नेवी डबल ए एग्ज़ाम के लिए। तो चलो सीखते हैं। और यार, लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप अपकमिंग कुछ मिनट यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो तो डेफिनेटली आपके पेपर में हेल्प होने वाली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कैपेसिटेंस से है। क्या कह रहा है कि एक रेडियस है अल्फ़ा, किसी पृथक गोलीय चालक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस धारिता क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा सी क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे के भी होता है। ठीक है, जब कोई वो रख देते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्या है कि ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सेकंड थिंग, संधारित्र की धारिता से रिलेटेड और बहुत अच्छा एक फैक्ट पूछा जाता है कि वो आपसे कहेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र हैं, ठीक है, उनको पास पास ले आएँ, यानी कि उनको निकट ले आएँ, यानी कि उनको देखो लैंग्वेज किसी भी तरह से कह सकता है। या कहेगा उनको निकट ले आएँ, या कहेगा उनके बीच की डिस्टेंस है वो कम कर दें, तो कहेगा कि उनकी धारिता यानी कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँ कि जो धारिता होती है वो बीच की दूरी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर वो पास लाते हैं या बीच की दूरी कम करते हैं, तो अगर ये कम हो रही है तो तब उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ ये पॉइंट आप जरूर याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ये भी ये नहीं है कि निकट ही कहेगा, वो कैसे हो सकता है कहे कि दोनों संधारित्रों को दूर ले जाएं, तब क्या होगा, अगर दूर ले जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी, तो फिर ये कैपेसिटेंस कम होगा। अब ये तो बात हो गई धारिता। अब आपको पता है कि सी यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के, तो इसी निकट वाले केस में कैपेसिटेंस तो बढ़ा था, लेकिन याद रखना कि उसका पोटेंशियल यानी कि विभव वो क्या होगा, इसके रिवर्स होगा। यानी कि सी बढ़ेगा तो वी घटेगा, और वी घटेगा तो सी बढ़ेगा। ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले, पहले वाले फॉर्मूला जो अभी आपने देखा उसी से रिलेटेड है कि आर रेडियस है तो धारिता किसके अनुक्रमानुपाती होगी, वो इस फॉर्मूले से अगर हम देखें सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और जो आपने अभी मैंने आपको ऊपर रिजल्ट बताया वो कहाँ से बताया, वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ से जो बीच की दूरी से और सी का रिलेशन था वो, और कितने तरीके से जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ाया जा सकता है, तो उनका एरिया बढ़ा के, क्योंकि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख के, ठीक है, धातुओं का क्योंकि अनंत होता है, तो इस तरह से वो बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे देखो प्रैक्टिकली अगर देखो तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर दोगे। देखो पृथ्वी को 6400 किलोमीटर की त्रिज्या का गोलीय चालक मानने पर इसकी धारिता क्या होगी। अगर प्रैक्टिकली वी नो दैट कि जो धारिता होती है वो अर्थ को कितना भी चार्ज हम दे सकते हैं, अर्थ से कितना भी चार्ज ले सकते हैं। यानी कि जो अर्थ के, अगर उस नॉर्मल फॉर्मूले से देखें सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पे वी कितना है अर्थ के लिए, 0। तो फिर यहाँ से अनंत आ रहा है, तो ये ऑप्शन अगर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी को क्या कह रहा है, गोलीय चालक मानने पर। यहाँ पे आपको क्या है कि सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से जाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस दी है। तो 4 पाई, आपको पता होगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो इस तरह से, और रेडियस 6400 रखोगे, तो इस तरह से याद रखना। ये फैक्ट आप याद भी कर सकते हो, आपको हर बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। 711 माइक्रोफेरेड आता है, याद रखना कितना आता है, 0.071 ऐसे कुछ आता है फेरेड, फिर उस मल्टीप्लाई करके आपका 711 माइक्रोफेरेड निकलता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आई वुड सजेस्ट कि आप याद रख लो 711। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की त्वरित गति से यानी कि एसिलेटेड मोशन से चलने पर क्या उत्पन्न होगा। तो यार मैं आपको बताऊं कि अगर कहता है, देखो इससे रिलेटेड दो चीज़ें याद रखना। अगर मूविंग चार्ज की बात करें, या तो वो मूविंग चार्ज यानी कि आवे कहेगा कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, तो वहाँ पे हो जाता है चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों। अगर कहे धारावाही चालक क्या उत्पन्न कर सकता है, तब वो केवल चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना, ये नेवी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि धारावाही चालक कहता है तो फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर मूविंग चार्ज यानी कि गतिमान आवेश कहता है तो फिर दोनों होंगे, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और इस क्वेश्चन में त्वरित गति से चले तो ये चीज़ और बढ़ जाती है, क्या कि ये वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती हैं उत्पन्न, अगर वो एसिलेटेड मोशन से चलता है। ठीक है, और
देखो ये क्वेश्चन है, इसको मैं करा तो कई बार चुका हूँ, लेकिन हाँ चांसेस हैं कि इस तरह से आप पढ़ो और गलत कर दो, क्योंकि आपको केयरफुली पढ़ना है कि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में ऑप्शंस, तो 3 गुणा 10 की घात 8 तो होगा, ये रिजल्ट जो है वो सी देता है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को मार्क करना, क्योंकि अभी 1-2 ईयर से क्वेश्चन तो आ रहा है, लेकिन इनके ये सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रहा है, तो 10 की घात 10 होगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तभी वो 8 बनेगा जाके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। तो पहले तो मैं इनके इंडिविजुअल बता दूं, अगर आपसे कहता है चुंबकशीलता, जैसे म्यू जीरो है चुंबकशीलता, उसका मात्रक क्या होता है, तो हेनरी प्रति मीटर, याद रखना हेनरी प्रति मीटर चुंबकशीलता का पूछ सकता है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम, आप उससे कंफ्यूज नहीं होना। 1 अगर अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट होता है तब वो सी होता है, जो कि ये वाला क्वेश्चन था ऊपर वाला, लेकिन अगर म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एल अपॉन आर की बीमा वो होती है, वो टी के बराबर होती है, ये इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो होता है उसका रैशनलाइज करोगे तो आपको वो मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो कन्फ्यूज़न जहाँ पे हो सकती है वो, वैसे इनमें से बहुत सारी चीज़ें मे भी हो सकती हैं जो मैं प्रीवियस करा चुका हूँ, लेकिन एक रिवीजन की तरह आप लोग याद रखना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो माइंड से निकल जाती हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अब इनको मैंने मर्ज करके साथ में लेने का पर्पज़ ये है कि आप याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में अगर करेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से समांतर, ठीक है, याद रखना रेजिस्टेंस कम और समांतर में। और अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए कह रहा है तो उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर को हाई रेजिस्टेंस को सीरीज क्रम में। दोनों ही क्वेश्चन, इसका डी होगा इसका सी होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कुछ भी करो, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों यानी कि पोल्स पर जो नमन कोण है या नति कोण है वो कितना होगा। देखो नति कोण कभी कभी दे सकता है या नमन कोण दे सकता है, तो देखो अगर चुंबकीय ध्रुवों पे कहे तब तो 90 डिग्री होगा, लेकिन अगर चुंबकीय निरक्ष पे कहे तब आंसर 0 होगा। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के साथ कैसे कह सकता है कि वो कहेगा कि क्षैतिज घटक कहाँ पे शून्य होगा, तो जो क्षैतिज घटक होगा, जो क्षैतिज घटक है वो पोल्स पे 0 होता है, ध्रुवों पे शून्य होता है, ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों पर। और ऊर्ध्वाधर घटक अगर कहे, ऊर्ध्वाधर घटक अगर कहे वो कहाँ पे 0 होता है, तो वो आपका चुंबकीय निरक्ष पे, चुंबकीय निरक्ष पे 0 होता है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो कि भाषा के साथ कैसे खेल सकता है। जैसे क्षैतिज, क्षैतिज में आता है कॉस, ठीक है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो पोल्स पे ये चीज़ 0 हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर की बात करें तो उसमें साइन वर्क करता है, ठीक है, और साइन आपका चुंबकीय निरक्ष पे, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से वो पूछा जा सकता है, याद रखना। अब आपको वो पता ही होगा कि बी और एच वो क्या होते हैं, इक्वल हों तब उदासीन सिचुएशन वाली कंडीशंस, वो आप जाके देख लेना, मैंने अच्छे से बताया ये सब। प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इसमें ना तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाना बायोसेवर्ट से, फ्लेमिंग से, एम्पियर नियम, कुछ नहीं। प्रेरित धारा अगर आपको शब्द दिखे तो आप लेंज के नियम से कर देना, ठीक है, लेंज के नियम से पता चलता है। और लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के पे काम करता है, किसके नियमानुसार होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरित धारा, लेंज नियम, ऊर्जा संरक्षण, ये चीज़ आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चोक कुंडली है वो होती है जिसका, आप तो इसमें भी ये फैक्ट आप याद रखना कि जो इंडक्टेंस है प्रेरकत्व तो अत्यधिक होता है और रेजिस्टेंस नगण्य होता है, ठीक है, प्रेरकत्व तो अधिक होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मुझे लगे, तो मैंने आपको बता दिए, शायद आप हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप एक रिवीजन की तरह से ले लेना इनको, लेकिन आप तैयार कर लेना। ट्रांसफार्मर की कोरोड पटलित होती हैं जिनसे जो भंवर धाराओं से जो एडी करंट के कारण जो एनर्जी लॉस होता है उसको कम हो, इसलिए वो पटलित, जैसे आपने देखा होगा बाइक में भी जो इंजन होता है वो भी एक मिनी ट्रांसफार्मर की तरह ही होता है, उस पर भी जो ऐसे 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 पटलित, और ट्रांसफार्मरों में तो आपने देखा ही होगा वो क्यों होती है, क्योंकि एडी करंट से जो एनर्जी लॉस है वो कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग यानी कि उसकी ट्रांसवर्स जो प्रकृति है दर्शाती है, वो पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। ध्रुवण से रिलेटेड दो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर आपसे ये ऑफनली ये पूछते हैं कि ध्रुवित प्रकाश के यानी कि पोलराइज्ड प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कोण होता है 90, लेकिन मे भी अगर कभी पूछ दे खुदा न खास्ता कि
तरंगों के संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल, यानी कि संचरण की दिशा से ये संकेत आपको नहीं दिया होगा, तब आंसर क्या करना, 0, क्योंकि जो संचरण की दिशा होती है वो ध्रुवण तल के बीच होती है, ठीक है। और कंपन तल, अब देखो मुझे एक ब्रूस्टर का नियम याद आ रहा है कि एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे 4 ऑप्शन थे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एन साइन आई पी बराबर 1, एन कॉस आई पी बराबर 1, एन टेन आई पी बराबर 1 और एन कॉट आई पी इज इक्वल टू 1। आपसे कहेगा ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो क्या करता है लड़का, बहुत जल्दबाजी में 10 आई पी वाला सही कर देता है, जो कि गलत हो जाता है। ब्रूस्टर ने नियम दिया था एन इज इक्वल टू 10 आई पी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एन, अब ये एन के साथ 10 आई पी लगाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 10 आई पी इधर लाएंगे तो एन बटे 10 आई पी होगा, उधर 1 बचेगा, तो 1 बटे 10 थीटा होता है कॉट थीटा। तो ध्यान से करना, एन कॉट आई पी बराबर 1 होगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को ब्रूस्टर का लॉ है, मे बी अगर आपसे पूछ दे तो आपको ऐसे उसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इनमें कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि हाँ मैं भूल गया था, रिवाइज हो गए। तो इसी तरह से लाता रहूँगा, कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कराता रहूँगा। और बाकी आप अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, ठीक है। इस जो क्रूशियल टाइम है उसको कोशिश करो यूटिलाइज करने की, उसको अपना अब, ठीक है। आप बाकी आप लोग समझदार हो, पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।